गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड चैप्टर 5 ग्रामश्री। ग्रामश्री चैप्टर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। काव्यखंड में ये ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत की कविता है और आज हम पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रकृति पर आधारित कविता लिखी है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये छायावादी कवि हैं। जो कवि प्रकृति पर आधारित कविता लिखते हैं उन कवियों को छायावादी कवि कहा जाता है। ठीक है। आज हम उनके जीवन परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। और आह्वान मतलब होता है पुकार। उनके आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। अंडरलाइन कर लीजिए। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंडरलाइन कर लीजिए, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भाषा की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण, अंडरलाइन कर लीजिए, भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। तो छायावादी सुमित्रा नंदन पंत को शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है और वे छायावादी कवि हैं। ये आपको समझ में आया? ठीक है। इस तरह उनका जीवन परिचय जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाया है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गांव की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। ये जो कविता है ये उस समय की है जब कवि जो है गांव में जा रहे हैं और गांव के वातावरण का उन्होंने वर्णन किया है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 ग्रामश्री। तो जब कवि जो है गांव में है और गांव के खेतों को देखते हैं तो उनके मन में क्या क्या अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है उन सब चीज़ों का वर्णन किया है। कवि वैसे भी वो चीज़ें बताता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कविता जो है कवि के हृदय का उद्गार होती है, जो उसके मन में भाव देख करके, प्रकृति को देखकर, किसी दृश्य को देखकर जो उनके मन में अभिव्यक्ति होती है उसे वे लिख देते हैं। तो वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। तो दूर दूर तक खेतों को देख करके उनके मन में क्या अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है, किस प्रकार वे मानवीकरण करते हैं मनुष्य के रूप में या प्रकृति को मनुष्य के रूप में मान करके वे किस तरह उनके मन में जो जो अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है वे कविता में लिखते जाते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तल पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मतलब खेतों को में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। तो उस हरियाली को देखकर, दूर तक फैली हुई हरियाली को देखकर कैसी लगती है? कवि कहते हैं ऐसी लगती है, दूर दूर तक फैली हुई खेतों में हरियाली ऐसी लगती है जैसे कि किसी ने मखमल की चादर खेतों पे बिछा दी हो। जैसे कोई मखमल की चादर खेतों में बिछा दी हो। लिपटी जिसमें रवि की किरणें और चांदी की सी उजली जाली, मतलब जब सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं, उस खेत में पड़ती हैं, तो जो ओस की बूंदें खेतों में जो सुबह पड़ती हैं
पड़ी हुई होती हैं, तो ओस की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह चांदी की जाली के समान लगता है, वह चांदी की जाली के समान लगता है। जब सूर्य की किरणों का प्रकाश खेतों में जो हरियाली फैली हुई है, उन हरियाली पर जो ओस की बूंदें रात में पड़ जाती हैं, जब सुबह होती है तो उनमें ओस रहती है, तो ओस की बूंदों के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि वह चांदी की जाली फैली हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रही हरित रुधिर है रहा झलक। जब हवा चलती है, हवा के चलने से जो खेत के जो पौधे हैं वे हिल रहे हैं और वे हरे हरे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। तो वे जो हरे हरे पौधे जो है जब वो हिलते हैं तो उनके तिनकों पर जो छोटे छोटे पौधे आसपास घास पास, कोई भी जब खेत होता है, खेत में जब पौधे उगे होते हैं तो उसके आसपास छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जैसे घास है या तिनके हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं वे जो है हिल रहे हैं और उनके ऊपर जो है लाल लाल उनके ऊपर जो छोटा छोटा लाल लाल थोड़ा थोड़ा सा कांस जो है, घास जो है तो ऊपर ऊपरी घास का ऊपरी हिस्सा थोड़ा थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है। तो वो जो लाल हिस्सा है वो ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर कोई रुधिर मतलब रक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे शरीर पर, तिनकों के हरे हरे तन पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई रुधिर मतलब रक्त जो है झलक रहा हो, जैसे कि रक्त झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ ये जो पृथ्वी है वो कैसी है, श्यामली है, सांवली दिखाई दे रही है। तो भूतल मतलब पृथ्वी, तल तो उसको क्या कहेंगे, पृथ्वी का तल, पृथ्वी। तो श्यामली पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे कि निर्मल मतलब स्वच्छ निर्मल साफ आकाश, ऐसा लगता है जैसे कि आकाश ने इस पृथ्वी पर, श्यामली पृथ्वी पर फलक मतलब चादर डाल दी हो। जैसे कि आकाश जो है वो आकाश ने पूरी पृथ्वी पर, स्वच्छ निर्मल आकाश ने पूरी पृथ्वी पर चादर डाल दी हो। इस श्यामली पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे कि आकाश ने पूरी आकाश कैसा है, निर्मल स्वच्छ आकाश ने चादर डाल दी हो। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। आगे देखिए कवि क्या बता रहे हैं। कवि हमें भी बता रहे हैं कि जब गेहूं की बाली खेतों में आ जाती है, अरहर की खेती हो रही है तो कैसा लगता है। तो रोमांचित सी लगती वसुधा, ये जो पृथ्वी है, वसुधा मतलब पृथ्वी, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है प्रसन्नचित दिखाई दे रही है कब, जब गेहूं में बालियां आ जाती हैं। जब गेहूं में बाली आ जाती है तो पृथ्वी जो है प्रसन्न दिखाई देती है। अरहर सनई की सोने की, अरहर की और सनई की जब खेती होती है, खेत में अरहर में जब दाने आ जाते हैं और सनई में दाने आ जाते हैं तो वे ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी स्त्री ने करधनियाँ पहनी हो, करधन पहनी हो, जो कि उसकी शोभा को बढ़ा रही हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। सरसों के खेत कैसे लग रहे हैं, सरसों के खेत जो है पीले पीले सरसों के खेतों में फूल खिलाए हैं और उनके फूल खिलने से ऐसा लगता है उनकी जो तेल से युक्त महक है वह पूरे वातावरण में फैल गई है। तेल से युक्त जो महक है वह पूरे वातावरण में फैल गई है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो किससे फैली है, सरसों के पीले फूलों के आ जाने से, सरसों में पीले फूल आ जाने से ऐसा लगता है जैसे कि तेल से युक्त गंध जो है संपूर्ण वातावरण में छा गई हो। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। लो कवि आगे कहते हैं, हरित धरा पर, हरी भरी पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे नीलम की कली तीसी नीली, मतलब ऐसा लगता है जो नीले रंग का नीलम पत्थर होता है वो जो है ऐसा लगता है जैसे कि नीले रंग का पत्थर जो है दिखाई दे रहा हो। चलिए आगे आते हैं।
रंग रंग के फूलों में रेल में हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, झिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, रंग रंग के फूलों में रेल में। अब कभी और आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि फूल खिले हुए हैं और अब वह फूलों का वर्णन कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने खेतों का वर्णन किया, अब वे फूलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल जो है खिले हुए हैं, जो कि अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। हंस रही सखियां मटर खड़ी, और उसके आसपास जो है मटर की खेती हो रही है और मटर के खेत हैं जो कि उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जो मटर के खेत हैं और जो मटर लगी हुई है वह ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर जो है वह हंस रही हो। मखमली पेटियों सी लटकी, झिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो मटर के दाने होते, मटर को देख करके कभी को ऐसा लगता है कि जैसे कि मटर जो है पेटियों में बंद हो और मखमली पेटियों से वह बंद हो और वह लटकी हुई है, पेटियां लटकी हो, मखमली पेटियां जैसे लटकी हुई हो। किसके लिए कह रहे हैं? मटर के लिए। मटर जो खेतों में लगी हुई है वह ऐसी लगती है जैसे कि मखमली पेटियां लटकी हुई हो, झिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और ऐसे लगता है जैसे कि वो बीजों को छिपाए हुए पेटियां बीजों को छिपाए हुए पेटियां लटकी हो पेड़ों पर। पेटियां कैसे, मतलब मटर की खेती कैसी लग रही है? ऐसे लग रही है जैसे कि बीजों को छिपाए हुए मखमली पेटियां लटकी हुई हों। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और जो आसपास जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उसमें जो तितलियां हैं वे इधर उधर घूम रही हैं और उस पर फूलों पर मंडरा रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। फूले फिरते हैं फूल, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि उनके फूल जो है प्रसन्नता से खिल गए हैं और फूल बहुत प्रसन्न है। इस वातावरण को देखकर फूल स्वयं बहुत प्रसन्न है और उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और उनको देख करके भंवरे जो हैं एक फूल से दूसरे फूलों पर वृत्त बनाकर, मतलब घेरा बनाकर जो है वो मंडरा रहे हैं। फूलों के ऊपर घेरा बनाकर भंवरे मंडरा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तल की डाली, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाढ़ी, आलू गोभी बैगन मूली। आगे कभी आगे जाते हैं खेतों पर तो सब्जी लगी हुई है और अब वो सब्जी का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? अब रजत स्वर्ण मंजरियों से सब्जी लगी हुई है और आप तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ आसपास जो है आम के पेड़ लगे हुए हैं। तरु मतलब पेड़, आम के पेड़ लगे हुए हैं जो कि वो मंजरियों से लदे हुए हैं, जिसको अपन बौर कहते हैं। तो बौर को क्या कहते हैं? मंजरियाँ कहते हैं। तो आम के पेड़ों पे जो है मंजरियाँ लदी हुई हैं। तो वो मंजरियाँ कैसे लग रही हैं? जैसे सोने और चांदी के समान लग रही हैं। रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोने, चांदी और सोने के समान मंजरियाँ जो है आम के पेड़ की डाली पर लगी हुई हैं। सोने और चांदी की मंजरी के समान जो आम के पेड़ की डाली पर बौरें आ गई हैं। तो वो कैसे लग रही हैं? जैसे कि सोने और चांदी की मंजरियों से आम के पेड़ की डाली लदी हुई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, और जो ढाक और पीपल के वृक्ष हैं उनको देख करके कोयल जो है मतवाली हो रही है, मदमस्त हो रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, जंगल में जो है मतलब वहाँ पर कटहल लगी हुई है, कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, कटहल लटक रही है और जामुन के भी पेड़ लगे हुए हैं, उनमें जामुन झूल रही है, में जामुन लगी हुई है। और जंगल में झरवेरी झूली, और जंगल में ऐसा लग रहा है जैसे कि झरवेरी झूल रही हो। फूले आड़ू नींबू दाढ़ी, और आड़ू और नींबू दाढ़ी जो है वो खिल चुके हैं। आलू गोभी बैगन मूली, ये सारी चीज़ें, आलू गोभी बैगन मूली जो है वो खिल चुके हैं खेत में और वे सब दिखाई दे रहे हैं, जो कि देख करके कभी उसे प्रसन्न हो रहे हैं। मीठे मीठे
अंदरों में अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल डाल जड़ी, लह लह पालक लह मह मह मखी धनिया, लौकी ओ सेम फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। आगे कवि कहते हैं कि पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। आगे जब कभी आगे बढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और अमरूदों के पेड़ों में अमरूद लटक रही है, और वे जो अमरूद है वो कैसे हैं, पीले पीले अमरूद लटके हुए हैं और जो कि मीठे मीठे हैं और उन पर लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, आगे वो बेर का पेड़ देखते हैं, वे क्या देखते हैं कि सुनहरे बेर जो है पक गए हैं। अमली से तल की डाल जड़ी, और आमली मतलब आमले से जो आमले का पेड़ जो है उसमें आमले आ चुके हैं और उनकी जो डालियां हैं वो आमले से जड़ी हुई हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, चारों तरफ खेत में पालक लहलहा रही है और धनिया की खुशबू पूरे वातावरण में छा गई है। लौकी और सेम फैली और जगह जगह जो है लौकी लटक रही है और सेम फली फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल के समान टमाटर जो है लाल लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की जो मिर्चें पेड़ों में लटके हुए छोटे छोटे मतलब पौधों में मिर्ची लटकी हुई है, वह थैली के समान लग रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बंगले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मुगरौठी रहती सोई। आगे कवि कहते हैं कि बालू के सूपों से अंकित वे आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं गंगा की नदी की तट पर पहुंच जाते हैं और गंगा के किनारे पहुंच करके वहाँ की रेत का वर्णन आगे कवि कर रहे हैं। तो बालू के सूपों से अंकित मतलब कवि आगे ये बताते हैं कि बालू जो गंगा के किनारे जो बालू फैली हुई है वह सतरंगी दिखाई दे रही है और वह सांप के समान अंकित दिखाई दे रही है। बालू की रेत कैसी दिखाई दे रही है, सांप के समान दिखाई दे रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, और जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, चारों तरफ गंगा की रेत जो है वो छाई हुई है। तट पर तरबूजों की खेती, उसके किनारों पर गंगा के किनारे पर तरबूजों की खेती हो रही है और तरबूजों की खेती हुई है, और उंगली की कंघी से बगुले, और वहाँ पर जो नदी है उस नदी में जो बगुले हैं और बगुले ऐसे लगते हैं अपने जैसे ध्यान मग्न हैं, बगुले अपने ध्यान में मग्न हैं और वे अपनी उंगली से ऐसा लगता है जैसे कि वे अपनी कलगी सवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, और वो तैरते जल में जो है वे सुरखाब पुलिन पर मतलब कि नदी के किनारे जो है सुरखाब पक्षी तैर रहे हैं। मगरौठी रहती सोई, और मगरौठी नाम की चिड़िया जो है वो अपने छत पर सो रही हो। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्नगंध शांत निज शोभा से हरता जन्म। अब आगे कभी रात हो जाती है, गांव में ठहरे हुए हैं, अब गांव के रात्रि का वातावरण है और उसका वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हंसमुख हरियाली हिम आतप मतलब कि हरियाली जो है हंस रही है और बर्फीला वातावरण है, ठंडक है, गांव का वातावरण में ठंडक छाई हुई है। सुख से अलसाए से सोए, सभी जो पौधे हैं वे ऐसा लगता है जैसे सुख से अलसा करके वे सो गए हों। भीगी अंधियारी में निशिकी मतलब कि रात्र की अंधियारी में ओस से भरा हुआ वातावरण में सारी हरियाली जो है शांत मन में सो रही है और तारे जो है स्वप्न में खोए हुए हैं। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, और पूरा जो गांव है वो मरकट के डिब्बे के समान लग रहा है जिस पर नीले रंग का जो आकाश है वह उसको ढके हुए है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और सारा वातावरण में शांत, पूरे वातावरण में शांति छाई हुई है। निज शोभा से हरता जन्म, और इस ग्राम शोभा को देख करके जो है संपूर्ण मनुष्य के मन को हरण करता है। यह जो वातावरण है वह कैसा लगता है, संपूर्ण मनुष्य के मन को का हरण करता है।
मतलब सभी का मन प्रसन्न हो जाता है इस वातावरण को देखकर। ठीक है, कविता समझ में आई? जो नहीं समझ में आए डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।